नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 29 दिसंबर 2025। 29 दिसंबर हो गया 2025 का। और आज का डिटेल में न्यूज़पेपर हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। 4 टॉपिक होंगे जहां से सवाल बन सकते हैं, उसको ज़रा कंप्लीट करेंगे। एसआईआर का प्रोसेस अभी चल रहा है बहुत सारे देश के हिस्सों में, तो अभी उसको कवर करना ठीक नहीं होगा, सारे कवर होने दीजिए। उसके बाद एक दिन में फिर एसआईआर पूरे देश के स्तर पर जितना जो भी घटनाक्रम है उन सभी को प्रीलिम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जिनका इंटरव्यू है कृपया एसआईआर को अच्छे से पढ़ करके जाएं, ख़ास तौर से बिहार के हिस्से के एसआईआर को। कल मैंने इंटरव्यू का जो सेशन लिया था उसमें बता दिया था किस प्रकार से किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं। फैक्ट्स अलग, विश्लेषण अलग और सिचुएशन बेस्ड सवाल उससे अलग, ये 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है। हेडलाइन देखिए क्या है कि इंडिया अटैक्ड नूर खान एयरबेस एडमिट बाय पाक DYPM। ठीक है भाई, अच्छी बात है। चोट आज न कल तो दिख ही जाता है, कैसे छुपा सकते हैं इतने बड़ी चीज़ को। हमारे पास तो सैटेलाइट मैप, सैटेलाइट पिक्चर है जिसमें नूर खान में बिल्कुल बीच में अच्छा सा आकार बना हुआ था। तो ठीक है, एडमिट करने दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां हैं, छुपाए नहीं छुपती है, भले ही अमेरिका आपका साथ दे दे या कोई भी दे दे। ये एक छोटा सा न्यूज़ है, इससे तो सवाल नहीं आते हैं बंधुओं। और नेक्स्ट जो है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी कल सबमरीन में गई थी। क्या नाम था उस सबमरीन का, तो उसको आपको पता होगा, ट्रिपल वी। ये 6 सबमरीन बनाया गया। कलवरी, खांडेरी, कावरती ऐसे ही करके है 3, वागीर, वागीश्री ऐसे ही 3 है। वी से 3 का नाम है, 3 का नाम के से है। तो उसी में से एक पर वागसीर पर गई थी। कहाँ पर गई थी? INS वागसीर एट कारवार नेवल बेस इन कर्नाटका। कर्नाटका में है ये नेवल बेस है, वहीं पर हमारे राष्ट्रपति महोदया सबमरीन में गई थी। चूँकि वो सैन्य कमांडर होती हैं, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। तीनों सेनाओं के सबसे सर्वोच्च सैन्य कमांडर कौन है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदया ही होती हैं। तो गए थे, छोटा सा न्यूज़ है, इसको बस याद रखिए। क्या पता प्रीलिम में आपसे पूछ ले कि हाल ही में दिसंबर महीने में राष्ट्रपति जी किस सबमरीन पर गई थी, तो ये सवाल पूछ सकता है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है प्रगति योजना से जुड़ा हुआ, क्योंकि सचिवों की, राज्य स्तर के सचिवों की नई दिल्ली में बैठक हुई है जहाँ पर प्रगति योजना 2.0 के बारे में बात हुई है। तो 2.1 क्या था भाई? 2.0 से पहले उससे पहला वाला कौन सा वर्जन था और क्या है ये योजना, तो उसको ज़रा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वहाँ से मेंस में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो देखिए आज का पहला टॉपिक क्या। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस मीटिंग को चेयर किया था। 2 दिवसीय मुख्य सचिव सम्मेलन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य, आज बाइलिंगुअल होगा आज का वीडियो। वैसे 2 दिवसीय मुख्य सचिव का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसको प्रधानमंत्री जी ने चेयर किया। और उन्होंने कहा कि रेप्लिकेट, यानी कि आप जो सेंटर की प्रगति योजना है उसको राज्यों में आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और डेटा स्ट्रेटजी यूनिट क्या होता है कि जो रियल टाइम में डेटा आपको प्राप्त हो रहे हैं किसी भी योजना से जुड़े हुए, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर आधारित आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जिससे क्या हो, जिससे भ्रष्टाचार इत्यादि ऐसी चीज़ें जो हैं ये कम से कम हो और उससे कोई दिक्कत ना आए लोगों को। ओके, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर क्या है ये योजना। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। सबसे पहला पीटी फैक्ट तो यही पूछा जाएगा कि 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ये जरूर याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। थीम क्या था? विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। थीम क्या था? थीम था ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। बाइलिंगुअल होगा, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। विकसित भारत को विकसित भारत ही बोलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, क्योंकि थीम का नाम है। नॉन का इंग्लिश भी नॉन ही होता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत इसका थीम था। 3 बार मैंने बोला है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ। देश के जितने मुख्य सचिव थे उन सभी का सम्मेलन था, जिसको चेयर प्रधानमंत्री जी ने ही किया है। 26 से 28 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका थीम क्या था वो भी आपको क्लियर कर दिए। क्या हो गए? प्रीलिम फैक्ट। और इसमें जो कहा गया उस पर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि प्रगति योजना क्या है। सम्मेलन में राज्य के मुख्य सचिवों ने भाग लिया, जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन में सुधार, डेटा का उपयोग और नियमन हटाओ, री-रेगुलेशन पर चर्चा की गई। डीरेगुलेशन पर चर्चा की गई। री रेगुलेशन, डीरेगुलेशन, बहुत गहरा लाइन है ये।
अगर आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ करके मैं गुजर जाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। डीरेगुलेशन का क्या तात्पर्य होता है। मैंने एक शेयर किया था, खैर आप सभी तो इंस्टाग्राम पर नहीं है, वहाँ पर मैंने शेयर किया था कि जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो शुरुआत में उसके हाथ पकड़कर उसको चलाना होता है, क्योंकि वो गिर जाएगा खुद से। लेकिन जब वो चलना सीख लेता है उसके बाद उसका आप अगर हाथ पकड़े रहेंगे तो कभी दौड़ना नहीं सीख पाएगा। क्या इसका तात्पर्य है कि एक सही समय के बाद आपको हाथ छोड़ना होता है, जिससे वो प्रगति करे, जीवन में आगे बढ़े, थोड़ा सा अपना एक्सप्लोर करे। यही चीज़ यहाँ पर इसके साथ भी है। बहुत साधारण उदाहरण दिया है मैंने। क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा नियम, कानून, कायदे, रेगुलेशन कहीं न कहीं प्रगति को रोकने लग जाते हैं। तो आज़ादी के 70-75 वर्षों के बाद अब हमें डीरेगुलेशन की तरफ में बढ़ना है, जहाँ पर हम नियम, कानून, कायदों को थोड़ा सा कम करें, छूट दें, ताकि उद्योग, धंधे, डेवलपमेंट और इत्यादि चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा धारा प्रवाह तरीके से चल पाएँ। सरकार जो है वो अवरुद्ध का काम ना करे, बल्कि सपोर्ट का काम करे। इसी को क्या कहा जाता है? डीरेगुलेशन। नियमों को कम करना, हटाना, गवर्नेंस को ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने जो एक शब्द यहाँ पर यूज किया है, प्रधानमंत्री जी का ये शब्द है, कृपया इसको यूज कीजिएगा अपने आंसर राइटिंग में, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है? ई शासन। तो इस बार का जो मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ है उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इसी चीज़ का रहा कि तकनीक का हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे शासन में। यही आपको भी समझना है। आप भी कल जाएंगे ऑफिसर बनकर तो वहाँ पर भी यही काम करना होता है। नए प्रकार के समाज में किस प्रकार से तकनीक का सहारा लेते हुए आप शासन को सुचारू रूप से चलाते, यही केवल वहाँ पर सीखना होता है। ठीक है। यही वहाँ का थीम भी था, यही बताया भी गया। यह 2019 से वार्षिक आयोजन का हिस्सा है जो केंद्र राज्य सहयोगों को मजबूत कर 2019 से हर साल ही आयोजित होता है। और सेंटर स्टेट रिलेशन में यह कहीं न कहीं क्या कर रहा है? तो सपोर्ट कर रहा है। सेंटर स्टेट वाला सवाल जब देता हूँ मैं, जब लिख लिख के परेशान हो गया हूँ कि करंट को रिलेट करके लिखिए, करंट रेफरेंस ऐड कीजिए, तो यही सब तो रेफरेंस है जो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। यही वो रेफरेंस है जिसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि केंद्र और राज्य के सहयोगों को ये कहीं न कहीं मजबूत करने का प्रयास करेगा। ठीक है। राज्यों में प्रगति की प्रतिकृति। तो पहले प्रगति है क्या? प्रगति का मतलब होता है ये केंद्र सरकार का रियल टाइम में डेटा इनपुट प्राप्त करके उसी समय में किसी चीज़ की निगरानी करने की एक तकनीक है, जिसको प्रगति कहा जाता है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करवाना, टाइमली यानी कि समय से, प्रोएक्टिव यानी कि गवर्नेंस जो हमारा है वो प्रोएक्टिव है। डे बाय डे ट्रैक कर रहे हैं हम, हर मिनट की हमारे पास ट्रैकिंग आ रही है कि क्या प्रगति हो रहा है, कितने सड़कों का निर्माण हुआ, कितने रेल लाइनों का निर्माण हुआ, कौन सी योजना कहाँ तक पहुँची है। तो इस प्रकार का अगर रियल टाइम में हमारे पास सारा कुछ आता रहेगा तो क्या है? तो उसी को कहा जाता है प्रगति। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसको 2015 में केंद्र सरकार के स्तर पर लॉन्च किया गया था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी करता है। पीएम ने राज्यों को इसकी प्रतिकृति स्थापित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आप जो राज्य में इसको रेप्लिकेट कीजिए और इंश्योर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आप इंश्योर कीजिए, राज्यों को कहा गया है कि आप प्रगति को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए। ये सेंटर स्टेट कॉपरेशन का सहयोग का एक शानदार उदाहरण होगा। और उसके बाद से क्या करने को कहा गया है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करने के साथ में जो इम्प्लीमेंटेशन में टाइम है वो आप कम कर सकते हैं। कि भाई निगरानी करेंगे जब डे बाय डे का आंकड़ा होगा तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं अभी तक काम क्यों नहीं हुआ या क्या प्रगति हुआ है। ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? ये है ई शासन का उदाहरण। किसका? ई गवर्नेंस का सबसे शानदार उदाहरण प्रगति पोर्टल हो गया। अब आपको समझ में आया कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या मुख्य सचिव के सम्मेलन में चर्चा हुई है। प्रगति 1.0 क्या है, अभी 2.0 की भी हम लोग बात करेंगे। मुख्य फोकस क्षेत्र जो था इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा मानव कैपिटल यानी कि ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट पर, जिसमें कौशल पहल, स्किल को मजबूत करने, भविष्य तैयार रोजगार सृजन, सहयोगी कार्रवाइयों पर ठोस रणनीति विकसित करना। पीएम ने कहा कि लोकतांत्रिक, नागरिक और मानव पूंजी के रूप में युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? पूंजी का मतलब होता है
जिसका उपयोग करके आप कुछ अर्न कर सकें। ठीक है, जैसे मूवी का टिकट वो पूंजी नहीं है, ठीक, लेकिन एक कैमरा पूंजी का काम कर सकता है। अगर आप उससे कुछ शूट करते हैं, उससे कुछ मोनेटाइज करते हैं, पैसा कमाते हैं उससे कुछ, तो कैपिटल का काम करेगा वो। ठीक है, अब समझ में आया आपको क्या मैं कह रहा हूँ। उसी प्रकार से एक साधारण सा इंसान जिसके पास में स्किल नहीं है, जो आज के रोज़गार के हिसाब से तैयार नहीं है, वो क्या हो गया, वो केवल ह्यूमन हो गया। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल होता है जब इंसान का उपयोग आप किसी चीज़ के सृजन के लिए या किसी चीज़ के निर्माण के लिए या उनका उपयोग उद्योग धंधों में आप कर सकते, तो वो हो गए ह्यूमन कैपिटल। ये डेफिनेशन पूछा गया है बीपीएससी प्रीलियम में, 69th बीपीएससी में। आप उल्टा करके देखिएगा पेपर, वहाँ पर 4 ऑप्शन एक ही प्रकार के दिख रहे थे और वहीं पर ये सवाल पूछा गया था। चर्चाओं में और भी कई सारी चीज़ें रहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, एजुकेशन, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता पर जोर देना। पीएम ने सम्मेलन को सूचना पद बताया जो शासन और सुधारों पर केंद्रित था। दरअसल में इस सम्मेलन में जो मुख्य रूप से बात की गई है ना, वो है शासन और उसका आज के तकनीकों के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन, ई गवर्नेंस, सेंटर स्टेट रिलेशन को मजबूत करना और किस प्रकार से परियोजनाओं को टाइमली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, युवाओं को किस प्रकार से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर बातचीत की गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग जरा प्रगति को समझेंगे, क्योंकि इसके बारे में अलग से भी सवाल पूछा जा सकता है, प्रीलियम में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। जिनका 2026 में प्रीलियम है ना, तो अब मकर संक्रांति के बाद कैसे मई का महीना आ जाता है पता नहीं चल पाता है। तो कृपया जिनका 2026 में प्रीलियम है यूपीएससी का खास तौर से, तो उनको तब कुछ दिखना नहीं चाहिए भाई दिन और रात, क्योंकि आपके लिए बहुत कम समय होता है। ये लास्ट के 5 मंथ तो यूँ गुजर जाते हैं, है ना। और मई जैसे ही आ गया वैसे ही क्या आ जाएगा, बीपीएससी का नोटिफिकेशन, और फिर सितंबर भी आ जाएगा। और सितंबर आते ही फिर ऐसे ही मैं 29 दिसंबर 2026 को बैठा होऊंगा और आपका स्वागत करूंगा कि 2027 में 2-3 दिन बाकी है। ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि पढ़िएगा, समय बहुत जल्दी बीतता है तैयारी के दौरान। ओके। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शासन को सक्रिय, पारदर्शी, समयबद्ध बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था, जो आम नागरिकों की शिकायतों के समाधान, प्रमुख सरकारी परियोजनाओं की निगरानी पर केंद्रित है। इसका इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जो शासन को क्या करना चाहते हैं भाई, तो शासन को, गवर्नेंस को प्रोएक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली, ये 3 शब्द जरूर यूज कीजिएगा जब भी प्रगति के बारे में लिखें तो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो वही 3 तो शब्द हैं, प्रोएक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है और टाइमली है। ठीक है, ये एक बहुउद्देशीय है, बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किन किन के माध्यम से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एकीकृत डैशबोर्ड, यूनिफाइड डैशबोर्ड, रियल टाइम रिपोर्टिंग और प्रमोट ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ई ट्रांसपेरेंसी, ई अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दे करके एक मल्टीपर्पस, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका उपयोग हम किसी भी बड़ी परियोजना को ट्रैक करने, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन इत्यादि को देखने के लिए किया जा सकता है। उद्देश्य क्या रहा होगा, तो शब्दावली में ही स्पष्ट है इसका उद्देश्य क्या होगा। मुख्य उद्देश्य क्या होगा भाई, तो आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान, साथ ही भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम, परियोजनाओं की समीक्षा करना उसका, और उसके साथ साथ निगरानी करना है कि मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग करना उसका। ओके, यह राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित परियोजनाओं को भी कवर करता है। अगर राज्य सरकार इसको अपने यहाँ पर शामिल कर लेती हैं तो राज्य सरकारों के भी सभी परियोजनाओं को कवर कर सकता है और उनकी भी निगरानी की जा सकती है। और इसके लक्ष्य क्या हैं, तो अंतर विभागीय, जिसको क्या कहा जाता है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, उसके अलावा निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करना, सरकारी योजनाओं कार्यान्वयन में देरी को कम करना, शासन को डेटा आधारित, ये सारे शब्दावली आपसे पूछे जा सकते, एक सेपरेट ही, नागरिक केंद्रित बनाना, यानी कि एम्फेसाइज डेटा ड्रिवेन। डेटा ड्रिवेन का क्या तात्पर्य होता है, आप एक डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम के पद पर हैं, ठीक है, बहुत सारे एसडीएम होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, तो अलग अलग विभागों में, चलिए खैर समझते हैं, एसडीएम के पद पर हैं और आपसे कहा गया कि आप अपने क्षेत्र के बेरोजगार लोगों का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए। ठीक है, आप थोड़े से कामचोर निकले कि इतना ठंडा के मौसम में कौन जाए बेरोजगारी लोगों को देखने के लिए,
तो आपने सीधा सीधा एक मोटा मोटी लंबसम बना करके डेटा केंद्र सरकार को दे दिया या राज्य सरकार को दे दिया। मान लीजिए आपने 1000 लोगों का डेटा दे दिया, जबकि वास्तविकता में वहाँ पर कितने लोग बेरोजगार हैं ये आपको नहीं पता। हो सकता है 1500 हो सकता है 2000 हो सकता है 800 ही हो। लेकिन चूंकि आपने डेटा सही नहीं दिया है, सरकार के पास आकलन सही नहीं गया है, तो अब जो सरकार नीति निर्माण करेगी वो 1000 लोगों के हिसाब से करेगी। अगर 1000 लोगों से कम होंगे तो भी भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि पैसे जो हैं वो ज़्यादा आएंगे केंद्र सरकार की तरफ से। और अगर 1000 लोगों से ज़्यादा होगा तो कुछ लोग फिर से छूट जाएंगे। तो यानी कि डेटा जो है, आंकड़े जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी नीति निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में। एक गलत आंकड़े के कारण से सारी की सारी पॉलिसीज़ गलत साबित हो जाती है। तो इसीलिए डेटा ड्रिवन शासन का मतलब होता है कि सही डेटा जब केंद्र सरकार के पास होगा तभी तो उस प्रकार से पॉलिसी बनाएगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि बीपीएल का डेटा, गरीबी क्या है, बीपीएल क्या है, गरीबी क्या है, गरीब पता ही ना हो तो केंद्र सरकार किस प्रकार से पॉलिसी बनाएगी। इतनी बड़ी बड़ी जो समितियां बनाई जाती है वो दरअसल में डेटा संकेंद्रण के लिए ही बनाई जाती है कि भाई डेटा तो आए हमारे पास कि कौन गरीब है। तो यही मतलब होता है डेटा सेंट्रिक, डेटा ड्रिवन एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का, कि आपसे जब कहा जाता है कि अपने एरिया के बेरोजगार के बारे में पता लगाएं तो आप सही आंकड़े दें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है। मान लीजिए 1500 की जगह पर आप 1400 देंगे या 1450 देंगे तो ये इतना मार्जिन तो होता ही है। 100% सटीक डेटा नहीं संग्रह हो पाता अभी भी, लेकिन फिर भी एक सही डेटा तो देंगे आप। लेकिन यहाँ 1000 की जगह पर 1500 देना, 1500 की जगह पर 1000 देना, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करता है। तो यही महत्व होता है डेटा का, सही आंकड़ों का। ओके, कार्यप्रणाली क्या है, हाउ इट वर्क्स। तो PRA प्रगति एक 3 स्तरीय संरचना पर आधारित है। प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र के केंद्रीय सचिव, राज्य मुख्य सचिव अधिकारी, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे अधिकारियों से बातचीत करते हैं। जबकि डैशबोर्ड, एक सिंपल सा डैशबोर्ड जैसे कंप्यूटर का कोई आप खोलते हैं, ऊपर जो ऐसे बना हुआ रहता है, होम पेज इत्यादि इत्यादि चीज़ें, यहाँ पर डेटा दिखाता रहता है, वही सब डैशबोर्ड कंप्लीटली कहलाता है। तो यही डैशबोर्ड पर सब कुछ दिखता है, रियल टाइम में डेटा दिखता है। ओके, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए शिकायतें इकट्ठा होती है लोगों की। हर 2 महीने में प्रगति सत्र आयोजित होता है जहां 4 से 5 मुद्दों पर फोकस किया जाता है। अधिकारियों को 15 से 20 मिनट में जवाब देना होता है और यही अधिकारी आप बनने जा रहे हैं। ये तो IAS होते हैं मुख्य रूप से, प्रधानमंत्री को जो जवाब देते हैं। GIS मैपिंग, 3D एनिमेशन और डेटा विजुलाइजेशन का उपयोग करके मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से यह सुलभ करवाया जाता है। 2015 से अब तक कई सारी योजनाओं की इसने समीक्षा की है और पारदर्शिता भी बढ़ी है, कार्यान्वयन में भी तेजी आई है, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। अब इसके 2.0 के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। जुलाई 2025 में, इसी साल के जुलाई माह में प्रगति 2.0 लॉन्च किया गया, जिसमें AI और मशीन लर्निंग को भी हमने क्या कर दिया, एकीकृत कर दिया। क्या किया, इंटीग्रेटिंग AI एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, यही बेसिक अंत है। अब AI की इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा भाई, तो बहुत सारे डिसीजन वो खुद से ले सकता है, डेटा को थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, वो पूरे के पूरे बंडल्स ऑफ डेटा को क्या करेगा, तो 2-4 लाइन में समराइज करके बता सकता है कि क्या इसमें कमियां आ रही है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें इंप्लीमेंट किया जो डेटा एनालिटिक्स और पूर्वानुमानित निगरानी पर फोकस करता है, ताकि भविष्य की देरी का अनुमान लगाया जा सके, ये यहाँ पर कहा गया है। तो यही मुख्य अंतर है किसमें, तो प्रगति 2.0 में और प्रगति पहले वाले जो 2015 में लॉन्च किया, वो 10 साल के अंतराल पर दूसरा लॉन्च किया गया। इसमें AI एंड मशीन लर्निंग का भी उपयोग किया गया है। दोनों में अंतर आपको पता चल गया, क्या है ये पता चल गया। E-गवर्नेंस है ये भी पता चल गया आपको। सेंटर स्टेट रिलेशन को भी मजबूत करेगा, क्योंकि भारत प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको राज्यों में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये भी पता चल गया आपको। डेटा का क्या महत्व होता है पॉलिसी मेकिंग में, वो भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जो देखेंगे क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुवा 64 माइक्रो प्रोसेसर। ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ये मुझे पढ़ाना है, आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ध्रुवा 64 माइक्रो प्रोसेसर।
15 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने, कौन सा, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ध्रुवा 64 के लॉन्च की घोषणा की। यह सीडेक द्वारा माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तहत विकसित एक संपूर्ण रूप से स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका उद्देश्य भारत के संप्रभु इकोसिस्टम को, सॉवरेन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है। क्या हो गया, इसका तात्पर्य क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी जो भी आपके फ़ोन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, जैसे स्नैपड्रैगन आप यूज करते हैं, या एप्पल का फ़ोन होगा तो iOS एप्पल का होता है, और भी बहुत सारे हैं, कितनों के तो मुझे नाम भी याद नहीं है। तो अलग अलग इसको प्रोसेसर कहा जाता है बंधुओं। जैसे कंप्यूटर में इंटेल होता है, iOS होता है, बहुत सारे अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो ये जो है ना, ये प्रोसेसर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, और काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो इसको बना सकते हैं। जैसे ताइवान में बनते हैं, अमेरिका भी बनाता है, यूके में भी बनते हैं। भारत में आज तक निर्माण नहीं हो पाया है उसका, जिसका बहुत बड़े स्तर पर उपयोग हो। इसको बनाने की एक मशीन होती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन फ़िलहाल देखिए कि क्या है ये माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारे सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर जो बनाने की क्षमता है वो सॉवरेन होगा, यानी कि हम किसी पर निर्भर नहीं करेंगे और स्वदेशी होगा। हाँ, अपना माइक्रो प्रोसेसर खुद बनाएंगे, ठीक है। तो ध्रुवा 64 इसका नाम है, ध्रुव 64। यह भारत के प्रोसेसर इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें IIT मद्रास का शक्ति, IIT बॉम्बे का अजीत, इसरो सेमीकंडक्टर लैब का विक्रम और सीडेक का THEJA S64 2025 शामिल है। तो ये अलग अलग क्या हैं, ये अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर हैं जो हमारे अलग अलग संस्थानों द्वारा निर्माण करने का प्रयास किया गया, जिसमें IIT बॉम्बे ने शक्ति माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। ये देश का शायद सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर यही था जो हाल फिलहाल के वर्षों में बनाया गया। IIT बॉम्बे का अजीत है, और इसी प्रकार से अलग अलग संस्थानों ने बनाया है। तो सीडेक ने ध्रुवा 64 को अभी बनाया है, ध्रुव 64 को बनाया है, जिसे आप ज़रूर ही याद रखेंगे। 64 का मतलब होता है 64 बिट। ये कंप्यूटर के प्रोसेस करने की क्षमता होती है। जैसे आपका जो कंप्यूटर होगा ना, अगर पुराना वर्जन होगा, डेस्कटॉप आपने यूज़ किया है क्या पहले वाला, तो उसमें 32 बिट का भी आते थे, उसके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, वो काम अलग तरीके से करता है, थोड़ा सा स्लो होता है। 64 बिट जो होते हैं वो एडवांस कंप्यूटर होते हैं। आज का अगर लैपटॉप होगा आपका तो 64 बिट ही होता है वो, क्योंकि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर अब उसी हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो एक सामान्य उद्देश्य 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। डुअल कोर होने से क्या हो जाएगा, इसकी क्षमता और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर के समकक्ष यह स्थापित हो पाता है। क्लॉक स्पीड लगभग 1 गीगाहर्ट्ज का है, जो अच्छा स्पीड है। विकास करता सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक ने इसको बनाया है। RISC-V पर आधारित है आर्किटेक्चर इसका। कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के लिए एक कार्यक्रम ही था जिसके तहत इसको बनाया गया है। एक चीज़ और है इसमें कि जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यही है कि 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, जो इसको काफ़ी ज़्यादा उन्नत बनाता है अपनी श्रेणी में। और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है अगर हम इसका निर्माण सही से कर पाए हैं और इसको हम प्रमोट कर पाए। और अगर हम माइक्रो प्रोसेसर बनाने में आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, अपने यहाँ पर हार्डवेयर उद्योग जो है वो बूम कर सकता है। क्योंकि हार्डवेयर इंडस्ट्री में अभी हम असेंबली लाइन चलाते हैं, हम कुछ निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इसका निर्माण कर लेंगे तो असेंबली लाइन से हम मैन्युफैक्चरर हो जाएंगे, निर्माता हो जाएंगे। अभी हम क्या हैं तो जोड़ करके असेंबल करते हैं उसको, असेंबलर एक तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन अभी हम अगर हम निर्माता बनना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर, तो ये उसमें बहुत ही शानदार कदम साबित हो सकता है। इससे पहले सीडेक के द्वारा 2 और बनाए गए थे। एक 32 बिट, देखिए THEJS 32 पहला भारत में डिज़ाइन किया गया DRI-V चिप था, जिसका निर्माण फैब्रिकेशन मलेशिया में किया गया था। दूसरा का मोहाली में किया गया, और तीसरा जो है वो अभी बनाया गया 64 बिट का, अभी ये भी बनाया। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है? हर जगहों पर, टेलीग्राम बेस स्टेशन, औद्योगिक संचालन नियंत्रक में, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, राउटर में, नेटवर्किंग उपकरण में, रणनीतिक और सरकारी प्रणालियाँ में, डिफेंस में, ऐसे जगह पर जहाँ पर चाइनीज़ या ताइवान या अमेरिका या इंग्लैंड के चिप हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया को कहीं ना कहीं यह प्रमोट करेगा, और आज के समय में डेटा सॉवरेनिटी को यह सुदृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। यही है ध्रुव 64। जरूर ही इसको याद रखिएगा। ये आपसे प्रीलिम में पूछा जा सकता है, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं,
और उसका आजकल के समय में क्या महत्व है, भारत सरकार माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए किस प्रकार से काम कर रही है, और हाल ही में बनाए गए कुछ माइक्रो प्रोसेसर का आप उदाहरण दे करके वो समझा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूएसए रिलीज मिसाइल लॉन्च वीडियो आफ्टर नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया स्ट्राइक। नाइजीरिया में आईएसआईएस पर यूएस ने अटैक किया, एयर स्ट्राइक किया। नाइजीरिया के बारे में पता होगा आपको, अफ्रीका का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, जो अफ्रीका में कहाँ पर स्थित है, एक मिनट में सही मैप बना करके दिखाता हूँ आपको। जो अफ्रीका का मैप अगर हम लोग देखें, है ना, इसी प्रकार का है ना अफ्रीका, तो यहाँ पर यह स्थित है, यहाँ पर यह स्थित है। नाइजीरिया कोस्टल देश है, मतलब समुद्र से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके ज़रा पड़ोसी देशों के मैपिंग कर लेंगे हम लोग, देन फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नाइजीरिया है, नाइजीरिया इसकी राजधानी अभी आबूजा है, आबूजा, ठीक है। पहले इसकी राजधानी लागोस हुआ करता था, लेकिन बाद में परिवर्तित किया गया। इसकी सीमाएं जो हैं कैमरून से लगती हैं ईस्ट में, और चाड से लगती है, कैमरून और चाड से ईस्ट में इसकी सीमाएँ लगती हैं। नॉर्थ में नाइजर से इसकी सीमा लगती है, नाइजर से लगती है, नाइजर नदी भी बहती है नाइजर में। और वेस्ट में इसकी सीमाएं बेनिन से लगती है, और दक्षिण में इसकी सीमाएं अटलांटिक ओशियन में गिनी की खाड़ियों से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसके बारे में जब सवाल पूछा जाएगा तो मैपिंग से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। हाल ही में यूएस ने अटैक किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया इसका नाम है, नाइजर और नाइजीरिया में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जिसकी पूर्वी सीमाएं कैमरून और चाड से लगती है, उत्तरी सीमा नाइजर से लगती है, पश्चिमी सीमा बेनिन से लगती है, और दक्षिण जो है अटलांटिक महासागर से लगती है। ज़रूर इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो दिल्ली पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ एक इशू है, उसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। देखिए क्या है न्यूज़, रियल टाइम डेटा सोर्स आइडेंटिफिकेशन, आज डेटा छाया हुआ है। सोर्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरेबल आउटकम्स, गवर्नमेंट सेट टू डेवलप AI इनेबल डेटा सिस्टम विथ IIT कानपुर। किसको लेकर के, द कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए भारत की सरकार और दिल्ली की सरकार जो है वो एक काम करने जा रही है कि IIT कानपुर के साथ मिल कर के एक नया प्रकार का सिस्टम बनाया जाएगा, जो सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे। AI आधारित सिस्टम होगा, सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे, आउटकम को मेजर किया जाएगा, और रियल टाइम में डेटा पर आधारित सोर्स को हम मॉनिटर करेंगे कि कहाँ से ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है और किन क्षेत्रों पर हमें ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। ये तो ऐसे ही है कि रात में आपके घर में भोज है और आप सुबह सुबह जा रहे हैं खेत में सब्ज़ी लगाने के लिए कि भाई आज सब्ज़ी निकलेगा, शाम को तो भोज नहीं करेंगे हम लोग। पॉल्यूशन से लोग मर रहे हैं और आप डेटा कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं क्या है, क्या इससे पहले कोई सिस्टम था क्या? हाँ था, बिल्कुल था। उस सिस्टम की चुनौतियों को दूर करने के लिए नया प्रकार का सिस्टम बनाया जा रहा है। उसी को अब भारी भरकम शब्द लिख देते हैं न्यूज़पेपर वाले। देखते हैं कि क्या है ये। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ सहयोग में एक AI सक्षम डेटा सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है, जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वास्तविक समय में क्या बोला जा रहा है, फोकस ऑन रियल टाइम डेटा सोर्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरेबल आउटकम टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। यह पारंपरिक प्रतिबंधों से हटकर वैज्ञानिक निर्णय लेने में बढ़ावा देगा। वैज्ञानिक निर्णय, दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री महोदया बोलती हैं कि AQI वैसा टेम्परेचर है जो टेम्परेचर है AQI, है ना। और वैज्ञानिक तरीके से अब हम लोग निपटेंगे। ज़रा समझते हैं कि क्या है वैज्ञानिक तरीका। अभी जो है पॉल्यूशन से लड़ने का तरीका दिल्ली में वो है कि पॉल्यूशन आ गया तो क्या करें, तो प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि भाई गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दो, पुराने गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दीजिए, कंस्ट्रक्शन को रोक दीजिए, और डीजल इंजन वाहनों पर रोक लगा दीजिए, बाहर से आने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दीजिए। तो ये अभी तरीके हैं, लेकिन अब हम चाह रहे कि साइंटिफिक तरीका से हम थोड़ा सा कॉम्बैट करें, पॉल्यूशन से लड़ें, डेटा पर आधारित हम लोग पॉल्यूशन से लड़ें, ठीक है। तो वही सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सिस्टम 2025 दिसंबर तक प्रस्तावित विकास के चरण में है, इस साल के दिसंबर तक, जो मौजूदा एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम AQEWS, ये मौजूदा अर्ली वार्निंग
एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसको रिप्लेस करके अब नया सिस्टम बनाया जाएगा। इसकी कमियों को दूर किया जाएगा, जैसे डेटा की कमी और स्रोतों की अस्पष्ट पहचान। मतलब सरकार को पिछले 10 साल में स्रोत नहीं पता चल पाए कि पॉल्यूशन के स्रोत क्या है दिल्ली में, और बच्चे यहाँ पर आंसर लिख लिख के परेशान हैं कि पॉल्यूशन के प्रमुख स्रोत ये रहे, है ना। गाड़ियों से, वाहन से उत्सर्जन, उद्योग धंधों से, पराली से, तो सबको पता है, सरकार को ही नहीं पता है, उनके पास डेटा नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब ज़रा समझते हैं कि क्या है ये सिस्टम। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो पहले था उसके बारे में ज़रा समझते। अभी कानपुर वाला इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है, जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो उसको भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम दिल्ली और एनसीआर के लिए 2018 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई एक उन्नत पूर्वानुमान प्रणाली है, और इसके बारे में प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो वायु प्रदूषण के स्तर की 3 से 10 दिनों की भविष्यवाणी प्रदान करता है। 3 से 10 दिनों की भविष्यवाणी प्रदान करता है कि अगले 3 दिनों में कैसा रहेगा AQI। आप AQI मैप जानते हैं क्या? ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप अपने शहर का भी देख सकते हैं। पटना का 550 था AQI, वहाँ की सरकार मैनेज नहीं कर पाई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण एपिसोड्स की अग्रिम जानकारी देना, GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जैसे उपायों को सक्रिय करना, जन स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसके लिए AQEWS एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम 2018 में लॉन्च किया गया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। इसमें कौन कौन और सहयोगी शामिल थे? तो यह प्रणाली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IITM पुणे द्वारा संचालित है, जो दैनिक बुलेटिन जारी करती है जिसमें AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स श्रेणियां शामिल होती हैं। गुड 0 से 50, पुअर 201 से 300, वेरी पुअर 301 से 400 और सीवर 401 प्लस को कहा जाता है। हम लोग, आप और हम जो भी हैं उत्तर भारत में रह रहे हैं, तो 400 प्लस को हम लोग झेल रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने तो ये भी बोला कि गुड को 0 से 50 को गुड क्यों बोलेंगे, आज से हम 201 से 300 को गुड बोलेंगे। हो गया पॉल्यूशन ख़त्म, है ना। तो ये सिस्टम था पहले, इसको याद रखिएगा किसके किसके द्वारा संचालित था, ये भी याद रखिएगा। नया सिस्टम IIT कानपुर के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है, AI और इत्यादि चीज़ों का उपयोग करके, और अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। दिसंबर में उसको इम्प्लीमेंट करने की योजना है। दिसंबर में 2 ही दिन और बचे हुए हैं, देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, और यही पूरी योजना थी। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। कल के वीडियो में बाकी आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ कृपया करके थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़िए, जो बाकी BPSC में बहुत ख़राब तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं सारे कोचिंगों के द्वारा। अलग तरीके से ये पढ़ना होता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। निबंध के टॉपिक निकलते हैं, E-गवर्नेंस पर निबंध आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उस प्रकार से उसको लिखने का प्रयास भी करिए। केवल पढ़ लेंगे और वीडियो बंद कर देंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, भूल जाएंगे आप कल को। परसों मैंने क्या टॉपिक पढ़ाया होगा शायद ही आपको आज याद होगा, क्योंकि आपने रिवाइज़ नहीं किया होगा उसको। तो वीक में एक दिन रिवीजन के लिए रखिए, और बाकी उस टॉपिक से संबंधित कुछ सवालों का भी प्रैक्टिस अवश्य किया कीजिए, डेली बेसिस पर खुद से कीजिए, है ना। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।